अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादशाह वक्त। हमने मुगलिया सल्तनत के बादशाहों की ज़िंदगी की दास्तान की शुरुआत ज़हीरुद्दीन बाबर से शुरू कर दी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे और दूसरे मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं की ज़िंदगी की दास्तान। 6 मार्च 1508 यानी 1508 को काबुल में पैदा हुए नसीरुद्दीन हुमायूं अपने वालिद के लिए काफ़ी खुशबख्त साबित हुए। उनकी पैदाइश के बाद से बाबर को कामयाबी पर कामयाबी मिल रही थी। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाली। हुमायूं की वालिदा बाबर की पहली बीवी माहम बेगम थी। हुमायूं उलूम व फ़नून से ख़ास रग़बत रखते थे। कम उम्री में ही उन्होंने तुर्की, अरबी और फ़ारसी में काफ़ी महारत हासिल कर ली। रियाजी, फ़लसफ़ा, नुजूम और इल्म हैयत भी उन्होंने सीखा। सिपागिरी और नज़्म व नस्र यानी लॉ एंड ऑर्डर की आला तरबियत यानी हाई लेवल ट्रेनिंग उन्होंने हासिल की और सिर्फ 20 साल की उम्र में बदख्शां के गवर्नर मुकर्रर किए गए। उन्होंने पानीपत और कनवाहा की लड़ाइयों में शमूलियत इख्तियार की। इसकी खिदमत के सिले में हुमायूं को हिसार फ़िरोज़ा का इलाका दे दिया गया। 1527 यानी 1527 के बाद उन्हें दोबारा बदख्शां भेज दिया गया। 1529 यानी 1529 में जब वो आगरा वापस लौटे तो उन्हें संभल की जागीर के इंतजाम सौंपे गए। जब बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला करने का फैसला किया था तो हुमायूं ने भी अपने वालिद ज़हीरुद्दीन बाबर के कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग में लड़ाई लड़ी। हिंदुस्तान की फतह के बाद हुमायूं सख्त बीमार हुए तो उनके लिए ज़हीरुद्दीन बाबर ने खूब दुआएं की और इबादत की और आखिरकार इधर हुमायूं सेहतयाब हुए थे तो उधर ज़हीरुद्दीन बाबर अपने मालिक के हकीकी से जा मिले थे। बाबर की वफ़ात के बाद नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को तख्त नशीन हुए। बाबर की बीमारी के दौरान वज़ीर-ए-आज़म निज़ामुद्दीन खलीफा ने साजिश करके हुमायूं के बहनोई और तजुर्बेकार सिपा सालार मेहदी ख्वाजा को तख्त पर बिठाने की साजिश की। ताहम ये साजिश नाकाम हुई और हुमायूं मुगलिया सल्तनत के दूसरे बादशाह बने। लेकिन हुमायूं के मुश्किलों की ये तो बस शुरुआत थी। विरसे में मिला हुआ तख्त हुमायूं के लिए फूलों की सीट साबित न हुआ। बाबर को इतनी फुर्सत ही नहीं मिली थी कि वो अपने पोजीशन और हुकूमत को जमा और मजबूत करे। यही गैर मुस्तहकम हुकूमत हुमायूं की मुश्किलात की वजह बने। बाबर ने बिस्तर मर्ग पर हुमायूं को ये वसीयत की थी कि वो अपने भाइयों से फयाजाना सलूक करे। हुमायूं ने तख्त नशीन होते ही कुछ ज़्यादा ही फयाजी का मुजाहरा किया। हुमायूं ने अपनी सल्तनत भाइयों में तकसीम कर दी। अपने भाई कामरान मिर्ज़ा को काबुल और कंधार, हिंदाल को मेवात, जबकि एक और भाई अस्करी को संभल का इलाका बतौर जाकिर दे दिया। इतना ही नहीं, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को बदख्शां का इलाका अता किया। हुमायूं के इस फयाजाना सलूक के बावजूद उनके भाई मुतमईन ना हुए और उन्होंने हुमायूं का साथ देने के बजाय उनके लिए मुश्किलात ही पैदा की। कामरान ने बाद में पंजाब पर कब्जा कर लिया, फिर भी हुमायूं ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हिसार फ़िरोज़ा का इलाका भी कामरान के हवाले कर दिया। यह हुमायूं की सियासी गलती थी या अपने भाइयों से बेपनाह मोहब्बत या फिर बाप ज़हीरुद्दीन बाबर की वसीयत का असर कि उन्होंने अपने अहम इलाके जो फ़ौजी और माली क़ुव्वत के हामिल थे उसे वापस नहीं लिए। इन इलाकों की आमदनी हाथ से चली जाने से माली नुकसान भी बहुत हुआ। हुमायूं के लिए मुगलिया सल्तनत के तख्त के साथ साथ साजिशों का अंबार भी हाथ लगा। हुमायूं का भाई मिर्ज़ा कामरान उस वक्त काबुल और कंधार का हुक्मरान था। बज़ाहिर उसने हुमायूं को बादशाह बनने की मुबारकबाद देने के लिए पंजाब की जानिब पेशकदमी की, लेकिन मक़ासिद हुकूमत पर कब्जा करने के ही थे। लाहौर में बाबर के दौर से मीर यूनुस अली एक वफादार गवर्नर था जो सल्तनत में किसी भी खराबी की इस्लाह ही अपना फ़र्ज जानता था। इसीलिए मिर्ज़ा कामरान ने अपने दरबार में चाल चली और अपने सरकर्दा अमीर केराचा बेग को दरबार में दिखलावे के लिए झूठ मूठ बुरा भला कहा और केराचा बेग बज़ाहिर अपने साथियों समेत फरार हो गया। लाहौर में मीर यूनुस से पनाह तलब की। मीर यूनुस ने उसकी इज़्ज़त अफजाई की। इस दौरान एक रात केराचा बेग ने गोरिल्ला कार्रवाई की और लाहौर के दरवाज़ों पर कब्जा कर लिया और मिर्ज़ा कामरान के लिए लाहौर के दरवाजे खोल दिए। लाहौर पर कब्जा हो गया। बाबर की वफ़ात के फ़ौरन बाद मुल्क में चारों तरफ बगावत फैल गई थी।
بابر نے ہندوستانی حکومت اور سلطنت افغان حکمراں ابراہیم لودھی کو قتل کر کے حاصل کی تھی۔ اب افغانوں کو شدت سے احساس ہوا کہ افغان حکومت جیسی بھی تھی ان کی اپنی تھی، مگر اب وہ مغلوب ہو چکے تھے، اس لیے وہ اپنی حکومت کی بحالی کے لیے میدان میں آ گئے۔ انہیں محمود لودھی، بہادر شاہ اور شیر خان سوری جیسے سردار مل گئے تھے۔ افغانوں کو محمود لودھی پر پورا اطمینان تھا۔ افغان حاکموں کو اس بات کا بھی شدید احساس تھا کہ ہندوستان پر ان کا حق ہے اور مغلوں کو وہ ملک سے نکال باہر کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب گجرات کے والی بہادر شاہ اور بنگال کے بادشاہ نصرت شاہ دہلی کے تخت پر قبضے کے خواب دیکھنے لگے تھے، تو وہیں راجپوت بھی از سرنو قوت بن کر ابھر رہے تھے۔ ایسے وقت میں دہلی میں بیٹھے ہمایوں چاروں طرف سے گھر چکے تھے۔ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہمایوں نے وقت کی نزاکت کہیں یا پھر مصلحت راجپوتوں سے اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہمایوں نے میواڑ کے حاکم رانا سانگا کے دربار میں دوستی کا عہد نامہ بھیجا اور اس کی بیوی کرتا دیوی کے لیے راکھی بھیج کر اسے اپنی بہن بنا لیا۔ جب رانا سانگا انتقال کر گیا تو گجرات کے حاکم سلطان بہادر نے سلطان مظفر سے مل کر ریاست چتوڑ پر حملہ کر دیا۔ تب رانا سانگا کی بیوی رانی کرتا دیوی نے ہمایوں کو خط لکھا کہ بہن کی مدد کرے۔ ہمایوں فوری بنگال کی مہم ترک کر کے یعنی چھوڑ کے راستے سے ہی میواڑ کی طرف گئے۔ اس وقت ریاست میواڑ کے حاکم رانا بکرم جیت رانا سانگا کا بیٹا تھا اور محمود خلجی کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ چتوڑ میں کوئی اہم سپہ سالار نہ تھا، اس لیے رانا بکرم جیت کی رانی جواہر بائی نے فوجوں کی کمان سنبھالی تھی اور رانا ادے کی عمر اس وقت صرف 3 سال تھے۔ اس صورتحال میں ہمایوں فوج لے کر پہنچ گئے۔ مظفر شاہ نے ہمایوں کے آنے کی خبر سنی تو واپس گجرات بھاگ گیا۔ ہمایوں نے تعاقب کیا اور گجرات فتح کر لیا۔ ادھر رانا بکرم جیت نے محمود خلجی کو شکست دی اور پھر چتوڑ پہنچ گیا۔ ہمایوں نے واپس چتوڑ پہنچ کر رانا بکرم جیت کی کمر سے تلوار باندھی جو پختہ دوستی کا عہد نامہ تھا، اور ہمایوں کے ساتھ ساتھ مغلیہ سلطنت کے لیے بھی راجپوتوں سے یہ دوستی کافی اہم ثابت ہوئی۔ یہاں سے ہمایوں کی زندگی کا دوسرا رخ شروع ہوتا ہے۔ دراصل ہمایوں کے کردار کی سب سے بڑی غلطی ہسٹورین یہ مانتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کرتے تھے، بلکہ دشمن کو معاف کرنا ہمایوں کی فطرت تھے۔ کسی بھی جنگ میں جیت کے بعد ہمایوں ایک فتح کے بعد جشن مناتے، اپنے عمرہ میں تمغے اور انعامات تقسیم کرتے۔ مہینوں تک یہ جشن چلتا رہتا تھا۔ وہیں دوسری طرف ہمایوں کے ذریعے معاف کر دیے گئے دشمن دوبارہ ان کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ہمایوں کی یہی غلطی اور فطرت نے کئی مرتبہ انہیں مشکل حالات سے دوچار کر دیا۔ ہمایوں نے بار بار شیر خان سوری کے حلف، قسموں اور وعدوں پر اعتبار کیا اور اسے بار بار معاف کیا، اور اسے ایک معمولی باغی سے زیادہ اہمیت نہیں دی، یہاں تک کہ اس نے 1540 میں ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے بھاگنے پر یا پھر فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب وہ شیر خان سے شیر شاہ بن گیا۔ افغانوں نے اسے اپنا متفقہ بادشاہ تسلیم کر لیا۔ شیر شاہ سوری نے ظہیر الدین بابر کے زمانے میں فوج میں ملازمت کی تھی۔ وہ ہمایوں کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اس نے ہمایوں کو پیغام بھجوایا کہ میں مغلوں کا پرانا نمک خوار ہوں، مجھ سے شہنشاہ کو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں توقع رکھتا ہوں کہ شہنشاہ میری سرپرستی فرمائیں گے۔ اس پیغام کے ساتھ ہی شیر شاہ سوری نے اپنے بیٹے قطب خان کی قیادت میں 500 سپاہیوں کا دستہ ہمایوں کی فوج میں بھیج دیا۔ یہ مصالحت زیادہ دیر نہ چلی۔ ہمایوں نے جشن منانے کی اپنی خراب عادت کی وجہ سے بنگال کھو دیا۔ اپنی سلطنت میں منائے جا رہے 1.5 سالہ جشن میں ہمایوں نے نیا شہر دین پناہ کے نام سے تعمیر کیا، اور اسی جشن کے نتیجے میں 1537 میں شیر شاہ سوری نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں کو ایک موقع ملا اور انہوں نے شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان کو شکست دے کر چنار اور غور پر قبضہ کر لیا، لیکن یہاں بھی وہی جشن منانے گئے۔ 9 ماہ تک راتیں رنگین کی گئی۔ شیر شاہ سوری نے پھر طاقت پکڑی اور بنارس پر حملہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا۔ فوراً ہی چنار، جونپور اور قنوج بھی شیر شاہ کے قبضے میں آ گئے، جبکہ شہنشاہ ہند نصیر الدین ہمایوں اس وقت تک بنگال میں جشن میں ہی ڈوبے ہوئے تھے۔
अब वक्त गुजर चुका था। हुमायूं ने अपने भाई मिर्ज़ा हिंदाल को बिहार में रहने का हुक्म दिया था, लेकिन हिंदाल बिहार छोड़कर आगरा आ गया और अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। हुमायूं बंगाल से वापस रवाना हुए तो रास्ते में शेर शाह सूरी फौज लेकर आ गए और फिर अप्रैल 1539 यानी 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी की फौजें आमने सामने आ गई। 3 महीनों तक सुलह की कोशिशें होती रही। बिलाखिर शेर शाह सूरी ने मुगल फौज पर हमला कर दिया और हुमायूं की फौज को शिकस्त दे दी। हुमायूं ने फिर 40,000 फौज जमा करके शेर शाह सूरी से टक्कर ली, मगर दोबारा भी शिकस्त खाई और अब शेर शाह सूरी नहीं रुके और दिल्ली पर काबिज हो गए और हुमायूं को हिंदुस्तान से निकाल बाहर किया। कहते हैं कि बाबर की ये हुमायूं को ये तंबीह दुरुस्त साबित हुई कि बेटा पठान से होशियार रहना। दरअसल हुमायूं में दूर अंदेशी बहुत कम थी। अगर वो दूर अंदेश होते तो शेर खान को ताकतवर बन जाने की मोहलत नहीं देते। इससे जाहिर होता है कि हुमायूं के मुश्किलात के हल में नाकामी उनके अपने किरदार की खामियों की बदौलत थे। अगर वो मुस्तकिल मिजाजी, दूर अंदेशी और सियासी बसीरत से काम लेते तो बआसानी मुश्किलात पर काबू पा सकते थे। हुमायूं में क़ुव्वत फ़ैसले की भी कमी थी। वो सियासी फ़वायद यानी सियासी फ़ायदे हासिल करने से आरी थे और दुश्मनों को माफ़ करने का किरदार ही दरअसल हुमायूं का सबसे बड़ा दुश्मन था। बहरहाल शेर शाह सूरी से शिकस्त खाकर दोबारा शहंशाह हिंद बनने का ख्वाब देखने वाले हुमायूं की मुराद उस वक्त पूरी हुई जब शेर शाह सूरी का इंतकाल हो गया। शेर शाह सूरी के इंतकाल के बाद उनका बेटा सलीम शाह सूरी हाकिम बना, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद सूरी ख़ानदान कमज़ोर तर हो गया और तब हुमायूं 1555 के आगाज़ पर 14 साल की जिलावतनी के बाद दरियाए सिंध को पार करके दिल्ली पर कब्ज़े के लिए कूच किया। हुमायूं ने पहले लाहौर फतह किया और फिर दिल्ली, आगरा को फतह करके दोबारा मुगलिया सल्तनत के बादशाह बने। हिंदुस्तान की हुकूमत दोबारा हासिल करने के बाद हुमायूं तवील अरसा जिंदा न रहे। जनवरी 1556 में हुमायूं को तख्त नशीन हुए अभी 6 महीने ही हुए थे कि एक दिन अपनी लाइब्रेरी में बैठे वो पढ़ रहे थे, तभी नमाज मगरिब की आवाज़ हुमायूं के कानों में पड़ी। वो तेज़ी से मस्जिद की तरफ लपके, उन्हें ठोकर लगी और सीढ़ियों से फिसलकर लुढ़कते हुए वो नीचे आ गिरे। उन्हीं ज़ख्मों से चंद रोज़ बाद हुमायूं का इंतकाल हो गया। हुमायूं ज़िंदगी में अपने नाम की तरह खुशबख्त ना रहे। सारी उम्र ठोकरें खाई। अपने पराये की बेवफाई और दुश्मनों की ठोकरों से 14 साल की जिलावतनी की ठोकरें भी मुक़द्दर रहे, लेकिन ये आखिरी ठोकर जो मौत दे गई सिर्फ उसी को खुशबख्त, नेकबख्त कहा जा सकता है कि ये अल्लाह के हुजूर सजदे के लिए जाते हुए ठोकर थी। मशहूर यूरोपीय हिस्टोरियन लेन पोल के मुताबिक हुमायूं ने तमाम उम्र ठोकरें खाईं और बिलाखिर ठोकर खाकर ही इंतकाल कर गए। तो ये थी मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन हुमायूं की ज़िंदगी की मुकम्मल दास्तान। प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए BBN चैनल।